हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो है अपनी जो सॉल्युबिलिटी थी। अपन पढ़ रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1 को अपन डिस्कस कर रहे थे। और यूनिट 1 की अपन ने जो है पिछली 3 वीडियो में अपन जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। अब इस जो टॉपिक है ठीक है, इस वीडियो में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है फैक्ट अफेक्टिंग रहते हैं, जो कि आपकी क्या कहते हैं जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, आपसे पूछ लेता है कि ड्रग की सोलिबिलिटी क्या है और ड्रग की सोलिबिलिटी के फैक्ट अफेक्टिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप जो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो है नोट्स की जो PDF है यूनिट कंप्लीट होती ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप ना जो फैक्ट अफेक्टिंग है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो अपन सिर्फ ये देखने वाले हैं कि फैक्टर देखने वाले हैं, चाहे वो फैक्टर उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाए या हो सकता है सॉल्युबिलिटी को घटाए, ये मायने नहीं रखता है। अपन को सिर्फ इतना देखना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज भी करते हैं और साथ साथ डिक्रीज भी करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपन देखेंगे। सिर्फ अपन को देखना है कि उसको जो इफेक्ट करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अदल बदल करते हैं सॉल्युबिलिटी में, तो वो फैक्ट अफेक्टिंग में आ जाते हैं। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है ये अपन देखेंगे। तो नॉर्मली अपन जो देखते हैं जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर क्या करता है कि हमेशा ड्रग की सॉल्युबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहने का मतलब ये है कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, क्या करोगे आप, जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मान लो आप ऐसा एक सोचो, जैसा कि मैंने देखो सॉल्यूशन को जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि आपके पास एक क्या था, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। आपने बताया हुआ था, मैंने यूनिट स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम भी बताया हुआ था कि जब भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अपन क्या कर रहे थे कि अपन के पास एक कोई सॉल्यूशन था, उसको अपन हीट कर रहे थे। हीट करने के बाद आप क्या देख रहे थे कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही थी, इसलिए उसमें अपन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे रहे थे, इसलिए वो सुपर सैचुरेटेड कहलाता। ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पर अपन ने हीट दी थी, तो हीट से क्या कर रहे थे अपन, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे ना, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद ही जो अपनी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। तो ठीक है, तो वही ठीक फैक्टर यहाँ पर वर्क करता है कि आपको जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को जब भी आप इंक्रीज करोगे तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, हमेशा इंक्रीज हो जाती है ना। वही सिंपल सा फैक्ट है। तो आप इसको याद रखना कि टेम्परेचर क्या होता है, आपकी सॉल्युबिलिटी की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर देखो कि अधिकांशतः जो सब्सटेंस रहते हैं वो या बोले तो सॉल्यूट रहते हैं। ठीक है, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट होगा, तो वो क्या कहलाते हैं, सब्सटेंस कहलाते हैं। तो अधिकांशतः जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। और एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी। तो एंडोथर्मिक वो कहलाते हैं जो क्या कहते हैं, आपकी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जो हीट को एब्जॉर्ब कहलाते हैं वो एंडोथर्मिक, और एक्जोथर्मिक वो कहलाते हैं तो जो हीट को रिलीज कर रहे थे। ये आपने पहले भी आपने पढ़ चुके हो, आप वहाँ पर भी देखा होगा, आपने जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो उसमें जो बायोएनर्जेटिक्स था उसमें भी आपने जो है एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक के बारे में देखा होगा। तो एंडोथर्मिक वो कहलाता है जो हीट को क्या कहता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो यह लिखा होगा कि अधिकांश सब्सटेंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस में। अब ये डिसोल्यूशन क्या कहलाता है कि डिसोल्यूशन वो प्रोसेस कहलाती है जब आप कोई सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में जो मिक्स कर रहे होते हो, ठीक है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे होते हो, वो कहलाती है डिसोल्यूशन की प्रोसेस। मतलब आपका जब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में क्या हो रहा होता है, मतलब मिक्स हो रहा होता है, डिजोल्व हो रहा होता है, तो उसे कहलाते हैं डिसोल्यूशन की प्रोसेस। तो क्या होता है कि डिसोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान अधिकांश सॉल्वेंट क्या कहते हैं, आपकी जो हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है कि जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है डिसोल्यूशन की प्रोसेस के दौरान। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये सिंपल सा क्या है, आपका टेम्परेचर का फैक्टर अफेक्टिंग है। अब दूसरा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये तो आप पहले से भी सुनते आ रहे हो, मैंने हर जगह आपको पढ़ाया, चाहे आप दूसरा लेक्चर देखो, तीसरा लेक्चर देखो, हर जगह मैंने आपको बताया है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में अपन को सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, ठीक है, वो है लाइक, डिजॉल्व, लाइक। सिर्फ एक ही चीज़ अपन को याद आती है जब भी क्या आ जाता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट आता है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अपन के पास जैसा सॉल्यूट है उसे वैसा ही सॉल्वेंट चाहिए पड़ेगा डिजॉल्व होने के लिए, तभी वो क्या करेगा, अच्छी तरह से उसमें सॉल्युबल होगा, डिजॉल्व होगा, मिक्स होगा, है ना।
तो ये तो अपन को पता ही है। कहने का मतलब ये है जैसे कि अपन के पास एक पोलर सॉल्यूट है, ठीक है, अपन के पास पोलर सॉल्यूट है, तो पोलर सॉल्यूट क्या कहता है कि नहीं भैया हमको तो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए। ठीक है, अपन के पास ऋतिक रोशन है, तो ऋतिक रोशन कहता है कि भैया हमको अगर बार मूवी बनानी है तो हमको सिर्फ टाइगर श्रॉफ ही चाहिए, हमारे जैसा ही बॉडी बिल्डर ही चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम हो तुम्हें वैसे ही चाहिए पड़ेगा अपने लिए लड़ने के लिए, है ना। तो पोलर सॉल्यूट क्या कहता है कि भैया कि हम डिजॉल्व होंगे तो हमको तो अपनी प्रजाति का चाहिए पड़ेगा, अपनी जाति का चाहिए पड़ेगा। तो पोलर सॉल्यूट क्या कहलाता है कि वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। इसी तरह जो आपका नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट है, वो क्या कहेगा, वो भी कहेगा कि हमको भी भैया नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना है ना। मतलब जो जैसा है वो उसे वैसा ही चाहिए पड़ेगा डिजॉल्व होने के लिए। अब पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, ठीक, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि पोलर नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझना है तो बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, आप अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार मिलने वाले हैं आपको, बार बार नहीं बताऊंगा कि पोलर क्या कहलाते हैं। तो पोलर कंपाउंड क्या कहलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप देखो, है ना। तो पोलर कंपाउंड क्या कहलाते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल में हमने देखो पिछली बार भी देख लिया था HCl का। तो पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड कहलाते हैं, जैसे अपने HCl पे देखते हैं तो क्या रहता है H+ कहलाता है, Cl- रहता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट रहते हैं तो वो कहलाता है पोलर कंपाउंड। और नॉन पोलर कंपाउंड क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के आयन प्रेजेंट रहते हैं, एक ही तरह के होते हैं, जैसे कि अपना जो F2 रहता है, Cl2 रहता है, ठीक है, इनको अपन देख लो तो क्या है नॉन पोलर कंपाउंड है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी यही कहता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में वो डिपेंड करती है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे। कहने का मतलब ये है कि अगर जो सॉल्यूट पोलरिटी है, ठीक है, और सॉल्वेंट की पोलरिटी है वो इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को। कैसे कि जो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये 2 पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, इजी से हम। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रेशर का। तो प्रेशर का आप इफेक्ट देखो, प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है ये भी आप देखो। प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ पढ़ो, आपका जो प्रेशर रहता है वो आपको लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड इन दो चीज़ों की सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट कोई किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेशर से। चाहे आपका प्रेशर कितने बढ़ाते रहो, चाहे प्रेशर कितने घटाते रहो, आपकी लिक्विड और जो सॉलिड इनकी सॉलिबिलिटी पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है तो सिर्फ गैस की सॉलिबिलिटी पे, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो आपका अगर फैक्ट में देखोगे तो लिक्विड और सॉलिड पे प्रेशर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। अगर वो इफेक्ट डालता है तो सिर्फ गैस की सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट डालता है। कैसे वो भी आप थोड़ा सा समझो कि मान लो आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपका क्या है एक सॉल्वेंट है, यहाँ से क्या है आपका ये बंद है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या है बंद है, और यहाँ पर आपकी क्या है गैस है, क्या है गैस है, क्या बोले तो हवा है, ठीक, क्या है गैस, ठीक है। वहीं आप अगर यहाँ पर दूसरी पे देखो तो आपके पास क्या था, ये आपका सॉल्वेंट था। अभी देखो अभी तो ये जो ढक्कन है, ठीक है, ढक्कन है, ठीक, ये रखा हुआ था बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ था। अब आप जब इसको दबा दोगे यहाँ पर कर दोगे, अब जितनी इसको दबाओगे, ठीक है, तो ये आपकी जो गैस है वो इसमें क्या होगी कि आपकी जो लिक्विड में क्या होगी दबने लगेगी, और दबने लगेगी तो इसमें क्या होगी सॉल्युबल होने लगेगी, क्योंकि आपने जो उस पर प्रेशर दिया, आपने उसको दबाया है। तो क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो गैस के केस में प्रेशर क्या कहता है टेम्परेचर की तरह ही होता है, ठीक है। कैसे, इस आपका जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी सॉल्युबिलिटी की, किसकी सॉल्युबिलिटी की, गैस की सॉल्युबिलिटी के, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी प्रेशर इंक्रीज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या होता है कि इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट के केस में, ठीक है, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर लिखा हुआ है बट इन केस ऑफ गैस, ठीक है, यहाँ पर लिखा है गैस के केस में क्या होता है जब आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपकी क्या होती है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती, और जब प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगी आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी इंक्रीज होगी। सेम वही एग्जाम यहाँ पर लिखा डायग्राम बना हुआ है जो मैंने आपको समझाया है, तो इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा केस बनता है पीएच का। तो पीएच आपकी जो किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है वो अपन देखेंगे। तो आप ऐसा समझो कि आपके देखो इंडस्ट्री में आप जब देखोगे
ठीक है, फार्मेसी की फील्ड में। तो फार्मेसी की फील्ड में क्या होती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ अलग अलग पीएच नेचर की होती हैं, ठीक है। कुछ होती हैं वीक एसिड होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, वीक एसिड होती हैं, और कुछ होती हैं वीक बेस होती है, ठीक है। अलग अलग नेचर की दवाइयाँ आपकी जो है इंडस्ट्री में प्रेजेंट रहती हैं, है ना। और इन्हीं के जो पीएच नेचर पर डिपेंड करती है हर एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी। कैसे कि जैसे वीक एसिड वाली जो ड्रग रहती हैं, वीक एसिड वाली ड्रग रहती हैं उस जगह पे जल्दी सॉल्युबल होती हैं अपनी बॉडी में। वीक एसिड वाली जो ड्रग हैं वो अपनी स्टोमच रहती है, स्टोमच या पेट रहता है, उसमें जल्दी सॉल्युबल होती हैं, उसमें ही सॉल्युबल होती हैं, उसमें उसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब जो वीक एसिड वाली ड्रग रहती हैं वो आपकी जो पेट के अंदर जाती हैं, तो पेट में क्या रहता है आपको पता है कि जो स्टोमच के अंदर HCl प्रेजेंट रहता है, ठीक, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर जो HCl प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एसिड, ठीक है, वो कहाँ तो आपके स्टोमच में रिलीज होता है। और एसिड से क्या होता है कि एसिड से आपका क्या होता है, पीएच इंक्रीज होता है। तो वीक एसिड वाली जो ड्रग है, ठीक है, वो क्या होती है आपके स्टोमच में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो आप कह सकते हो कि वीक एसिड वाले जो ड्रग हैं, ठीक है, वो पीएच इंक्रीज करने पे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसी जो वीक बेसिक वाली जो ड्रग रहती हैं, ठीक है, वीक बेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है कब, जब आप पीएच को डिक्रीज करोगे। जस्ट अपोजिट रहता है, अगर वीक एसिड की अगर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आपको पीएच को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब वीक एसिड की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के, और ये जो अगर वीक बेस की सॉल्युबिलिटी रहती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है पीएच के। मतलब अगर आपको वीक बेस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है तो पीएच को डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब जब उल्टा होगा, आप पीएच डिक्रीज कर रहे हो तो वीक बेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब ऐसा उल्टा होगा, है ना, समझ रहे हो। तो ये पीएच का हो गया, है ना। अब अपन जो अगला फैक्ट अफेक्टिंग देखेंगे वो आता है किसका, पार्टिकल साइज का, कि आपकी जो सॉल्यूट आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, उसके जो पार्टिकल साइज रहते हैं वो भी आपको इफेक्ट डालते हैं। कैसे, इसका भी थोड़ा समझो। कि आप जैसे वही एग्जांपल जो मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, कि आप जो आपके पास कोई एक शक्कर है, ठीक है, शक्कर को जब आप पानी में मिक्स करोगे तो आप देखो दो तरह से उसको मिक्स करना। एक जो है आप दाने के फॉर्म में करना, और एक जो है शक्कर को आप जो है एकदम से पीस के, ठीक है, पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके उसको मिक्स करना। तो आप देखोगे कि आपने जो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट की हुई है वो जल्दी घुल गई है, ठीक है, और जो आपने दाने दाने के फॉर्म में डाली है वो लेट घुली हुई है। तो ऐसा क्यों होता है, वो इफेक्ट आप हम जो है पार्टिकल साइज में पढ़ेंगे। तो देखो पार्टिकल साइज में क्या होता है, पार्टिकल साइज की थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि पार्टिकल साइज में क्या होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पार्टिकल साइज, ठीक है, जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज इंक्रीज करने पर, बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है ना। और पार्टिकल साइज कम करने पर, घटाने पर, ठीक है, जितना कम पार्टिकल साइज होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। राइटिंग पे बच जाना, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और पार्टिकल साइज जितना कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पार्टिकल साइज को घटाते हो, तो पार्टिकल साइज को जब आप स्मॉल करते हो तो पार्टिकल साइज घटाने से उसकी क्या होती है, जो सरफेस एरिया रहता है, ठीक है, सरफेस एरिया रहता है पार्टिकल साइज का, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब भी आप किसी का पार्टिकल साइज को जितना ज़्यादा घटाओगे तो उतना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। और क्या होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है ना। क्योंकि सरफेस एरिया आपका जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा ना उतनी ज़्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि सरफेस एरिया से सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल में कांटेक्ट में आएंगे, और जितने ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, जितने जल्दी क्या होंगे, वो सॉल्युबल होंगे, है ना। तो पार्टिकल साइज इस तरह से इफेक्ट डालता है। तो ये लिखा हुआ कि पार्टिकल साइज क्या करता है, वो भी आपकी सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। कैसे, क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या रहेंगे, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएंगे, और क्या होगा, आपकी जो सॉल्यूशन की प्रोसेस है, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी, रैपिड होगी, मतलब फास्ट होगी, जल्दी होगी, ठीक है। हैंस अपन कह सकते हैं कि जो स्मॉल क्रिस्टल रहते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में, ठीक है, वो रैपिडली सॉल्यूशन बना लेते हैं कंपेयर टू लार्ज क्रिस्टल के। जैसे यहाँ पर देखोगे कि पार्टिकल साइज को जब आप डिक्रीज करोगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और सरफेस साइज इंक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब छठवां फैक्ट है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कैसे इफेक्ट डालता है, इसको थोड़ा सा देखो। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट इतना समझो कि सर्फेक्टेंट, यार सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का मतलब सर्फेक्टेंट यानी कि निरमा, ठीक है।
तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या करता है कि ऐसी बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं जो क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि उन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में अपन को मिक्स करने के लिए, अच्छे से घोलने के लिए अपन क्या कहते हैं, उसमें सरफेक्टेंट या सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं, अपन मिक्स कर देते हैं। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट वो एजेंट कहलाते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी को क्या कहते थे, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो क्या है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट के, जैसे कि सरफेक्टेंट हो गया, स्पेन हो गया, टूइन हो गया और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। ऐसे बहुत सारे भी सॉल्युबलाइजिंग एजेंट रहते हैं, बट कुछ ईजी से एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। और जो छठवां फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे वो है क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इफेक्ट किस तरह से पड़ता है, ठीक है, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का इसको थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को, क्योंकि ये जो है सबसे थोड़ा सा अलग लग सकता है ना। जिससे कि यहाँ पर समझो कि अपन के पास ये क्या है, एक बीकर है, इसमें क्या है आपका, कि जो है वाटर है, मतलब पानी भरा हुआ है इसमें। ये क्या है आपके पास, आयोडीन है, क्या है, आयोडीन है। तो आपके पास एक वाटर है और पानी है, पानी में आपने क्या किया, आयोडीन को मिलाया, है ना, पानी में आपने क्या कर दिया, आयोडीन को मिला दिया। लेकिन अब क्या होता है कि आपका जो आयोडीन रहता है वो पानी में नहीं होता है मिक्स, मतलब घुलता ही नहीं है। जब घुलता नहीं है तो आपका सॉल्यूशन भी क्या रहता है, बनता नहीं है ना। तो अब ऐसे केस में क्या किया जाता है दोस्तों, कि जब आपका जो सॉल्यूट रहता है वो जो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होता, सॉल्यूशन सॉल्युबल नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं अपन, कि अपन क्या करते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड को जो सॉल्यूट के साथ मिलाते हैं। जैसे कि आपने आयोडीन वाला केस लिया, तो आयोडीन वाले केस में अपन क्या करते हैं, KI को मिलाते हैं, ठीक है, KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या करते हैं कि जब अपन पोटेशियम आयोडाइड को, ठीक है, आयोडीन के साथ वाटर में मिक्स करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आयोडीन को इसमें जो है घोल देते हैं। अभी कैसे घोलते हैं इसके बारे में थोड़ा समझो, क्योंकि जब देखोगे कि आप वाटर में आयोडीन को और पोटेशियम आयोडाइड को दोनों को साथ में मिलाते हो, तो क्या करता है आपका जो I2, ठीक है, आयोडीन और जो आपका जो पोटेशियम आयोडाइड एक साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके क्या कर लेते हैं, KI3 बना लेते हैं, ठीक है, KI3 बना लेते हैं। मतलब देखो ये दोनों क्या हुए, आपका आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाए, एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिल के क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके इन्हें क्या कर लिया, एक नया इन्हें क्या कर लिया, सॉल्वेंट के अंदर एक नया मॉलिक्यूल बना लिया। और ये क्या करता है, जो आपको जो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ये क्या रहता है, ये रहता है सॉल्यूबल आपका किसमें, वाटर में। इस तरह से आपका जो आयोडीन रहता है वो आपकी क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके भी आप जो है किसी भी जो सॉल्यूट को आप जो है सॉल्वेंट में क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हो। तो सिंपल सा है आपका इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो अपना 8वां दिया गया है वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। किसी भी सॉल्यूट का जो उसमें सॉल्यूट में जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो भी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। कैसे, कि देखो अपनी जो इंडस्ट्री में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन, एक होता है क्रिस्टलाइन। तो अगर अपन देखें नॉन क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन के फॉर्म में, जिन ड्रग में जो है नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल का, तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले जो ड्रग है वो जल्दी क्या होगी, सॉल्युबल होगी कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म वाले ड्रग के, है ना। तो सिंपल सा है, ईजी सा है ना। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी जो गैसेस रहती हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी गैसें रहती हैं जो क्या होते हैं कि क्या वो आपको जो सॉल्वेंट रहता है ना, सॉल्वेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करके उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या करती है, इफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ऐसी अगर अपन देखा जाए तो अमोनिया, ठीक है, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो क्या करती है, आपको जो सॉल्वेंट रहता है, ठीक है, आपका ये सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट के साथ ये गैसें क्या करती है, रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या करती हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर देते हैं। अधिकांशतः केसों में क्या होता है कि जब गैस जो है इससे रिएक्ट करती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इनके बीच परफॉर्म हो जाती है सॉल्वेंट और गैसेस के बीच में, तो क्या होती है कि इसकी जो सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अधिकांशतः केसों में यही देखा जाता है
कि जो है केमिकल रिएक्शन के बाद जो सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इफेक्ट ऑफ केमिकल आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारी ऐसी गैस है जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सॉल्वेंट से रिएक्ट कर देती हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। अधिकांशतः देखा गया है, जनरली ऐसा पाया गया है कि किसी भी गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद। तो यहाँ से आपको जो फैक्ट ऑफ फैक्टिंग कंप्लीट होते हैं। अब अपने जो सिलेबस में दूसरा टॉपिक दिया गया है वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है इसको अपन देखते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जब पढ़ोगे, आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो फार्माकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आप यूनिट 1 में, ठीक है, आप यही चीज़ें देखने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जो है डिफ्यूजन के बारे में आप पढ़ोगे, तो यहाँ से अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है ना, क्योंकि डिफ्यूजन का अपन प्रिंसिपल तो अपन तभी पढ़ेंगे ना जब अपन को पता होगा कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ समझना है कि डिफ्यूजन होता क्या है ना। तो डिफ्यूजन का कहने का मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन को तो समझो कि डिफ्यूजन को आप सिर्फ एक चीज़ याद रखो यहाँ पर, डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, है ना। तो डिफ्यूजन का मतलब ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन में होता क्या है कि यहाँ पर अपन देखो सब सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है, मतलब ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन किसका होगा, ड्रग का होगा, है ना। तो इस अपन कह सकते हैं ड्रग का इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब ऐसा एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होने वाला है, ठीक है, मेम्ब्रेन से होने वाला है। मेम्ब्रेन से मतलब कहने का मतलब सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि आप ये याद रखो कि आपके पास क्या है, यहाँ पर आपकी क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इस तरह से आप क्या है, एक मेम्ब्रेन है। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन जैसे कि आपने सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से पढ़ी होगी ना। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़ रहे हो, बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब लिविंग बॉडी के अंदर पढ़ रहे हो। तो आप ये क्या है, मेम्ब्रेन है। जैसे कि आप सेल की मेम्ब्रेन थी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो वही वाली समझो क्या है आपकी, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो क्या इतना समझो कि ये जो ऊपर का एरिया है ये क्या है, नीचे का एरिया है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन है। ठीक है, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो ड्रग है, ठीक है, ये वाली जो ड्रग है वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ड्रग बोले या इसी को अपन सॉलिड बोल सकते हैं। ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और इस साइड अपन देखे जाएँ तो सर ये क्या है, कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है। ये क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो अब डिफ्यूजन में हमें होता क्या है, डिफ्यूजन में सिंपली कुछ नहीं होता है, बस इतनी सी बात होती है कि आपके जो ड्रग के पार्टिकल रहते हैं वो जो हायर कंसंट्रेशन से क्या होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की ओर आते हैं, है ना। क्योंकि जिस साइड कम होंगे ना उसी साइड भागेंगे। अब अगर बस में भी आप देखोगे तो जिस साइड अगर सवारी ज़्यादा है तो वो क्या आती है, उस साइड जाएंगी ना जहाँ पर बस खाली रहेगी, है ना। तो ये क्या रहते हैं, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से क्या होती है, ड्रग के मॉलिक्यूल जो है एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की ओर आते हैं। तो इतना याद रखो कि उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, किसका, ड्रग का। और इतना याद रखो जब भी अगर कोई ड्रग अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो अपन उसको उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई ड्रग का मॉलिक्यूल, अगर कोई सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो उसके बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस टर्म को हमेशा याद रखना क्योंकि फार्माकोलॉजी में बहुत यूज आता है। अभी तो आपका इस सेमेस्टर में कम ही यूज होगा, ठीक है, अगले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा यूज आएगा कि जब कोई ड्रग अगर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। सिंपल सी चीज़ है। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होता है। डिफ्यूजन में ड्रग रहती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की क्या होती है, ट्रांसफर होती है, किसको, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, है ना। और अगर कोई सॉल्यूट का पार्टिकल, अगर कोई ड्रग का पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। तो अपन थोड़ा थ्योरी में भी देख लेते हैं। थ्योरी में भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है। थ्योरी में क्या लिखी हुई है कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या हुई, एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, मास का ट्रांसफर होता है। मास बोले थे या उसी को अपन सॉलिड बोल सकते हैं, उसी को अपन ड्रग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का। यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर आपके जो ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर कोई एक मॉलिक्यूल अकेले अकेले ही ट्रांसफ़र होता है, इंडिविजुअल। ऐसा नहीं कि ये कहेंगे भैया चलो सब हम एक साथ सब करो, नहीं, इंडिविजुअली ट्रांसफ़र होता है, मतलब अकेले अकेले, है ना। कहाँ से, जो रीजन रहता है, रीजन का मतलब जगह है, प्लेस, कोई भी। तो जो हाई कंसंट्रेशन का जो रीजन रहता है, एरिया रहता है, उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं।
यहाँ पर डायग्राम में भी देखो वही शो किया गया है। ये क्या अपनी मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो है एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से जो आपके जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपको जो है एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसको, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो ये सिंपल सी प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन की है। अब यहाँ पर बात होगी डिफ्यूजन की। अब यहाँ पर देखो आपने डिफ्यूजन क्या होता है वो आपने समझ लिया। अब अपन को यहाँ पर देखो दो चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी, दो चीज़ अपन को यहाँ पर समझनी पड़ेगी मेरे भाई, दो चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर दो कंडीशन समझो, कौन सी, एक कंडीशन समझो नॉन सिंक, और दूसरी कंडीशन समझो आप सिंक। आपको एक दो कंडीशन समझनी पड़ेंगी। आप इसको थोड़ा सा अच्छे समझना, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग सा होने वाला है ना। तो यहाँ पर दो कंडीशन समझो कि यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, ठीक है, डिफ्यूजन की में। एक होती है सिंक वाली और एक होती है नॉन सिंक वाली। तो सबसे पहले अगर अपन नॉन सिंक वाली को देखें, है ना, तो आप इतना याद रखो कि आपका क्या है ये सिस्टम में, यहाँ पर आपकी क्या है कि मेम्ब्रेन है, ठीक है। जस्ट इसी वाले कॉन्सेप्ट को अपन घुमा के बना दिया है। तो क्या आपकी मेम्ब्रेन है, क्या आपकी मेम्ब्रेन है, और ये वो एरिया है जहाँ पर आपकी ड्रग की क्या है हायर कंसंट्रेशन है। यहाँ पर आपकी क्या है ड्रग की हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन है। और ये वो एरिया है जहाँ पर ड्रग की क्या है लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो आप ऐसा सपोज करो, ऐसा अपने दिमाग में सोचो कि ये वाली जो ड्रग जगह है इस पर क्या है आपके, मान लो कि आपके जो है 100, ठीक है 100, ठीक है 100 ग्राम ड्रग है, या बोले तो 100 ग्राम सॉल्यूट है, और यहाँ पर अभी क्या है आपकी 0 ग्राम सॉल्यूट है। तो ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन हो गया। तो आपको पता है कि डिफ्यूजन की जब भी प्रोसेस होती है तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि आपको जो सब जैसे जैसे समय बढ़ होता जाएगा तो आपके ड्रग के पार्टिकल इस यहाँ पर क्या होते जाएंगे, आते जाएंगे। तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखोगे कि यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर 0 ग्राम थे, यहाँ पर क्या थे 0 ग्राम थे, यहाँ पर 100 ग्राम थे। कुछ टाइम आप देखोगे कि यहाँ पर क्या बचे 90 ग्राम बचे, यहाँ पर 10 ग्राम हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर 80 ग्राम और 80 ग्राम बचे, यहाँ पर 20 ग्राम हो गए। थोड़े टाइम बाद देखोगे कि आप यहाँ पर क्या हो गए 50 ग्राम हो गए, और यहाँ पर भी क्या हो गए 50 ग्राम हो गए। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो दोनों जगह पे आपकी क्या हो गए सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो गए इक्वल हो गए। तो अब जब क्या होगा कि दोनों जगह पे 50 ग्राम हाई कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन वाली जो जगह थी, रीजन था, दोनों जगह पे आपकी जो ड्रग के सॉल्यूट क्या हो गए एक से हो गए, मतलब कंसंट्रेशन कैसी हो गई इक्वल हो गई, ठीक है, कंसंट्रेशन इक्वल। और जब भी याद रखना कि जब भी आपकी यहाँ पर क्या होती है कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तो जैसी कंसंट्रेशन इक्वल होगी दोनों जगह पे, तो आपका क्या हो जाता है कि डिफ्यूजन क्या हो जाता है, डिफ्यूजन क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है, डिफ्यूजन आपका बंद हो जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन थी वो किसकी थी, नॉन सिंक वाली कंडीशन थी। अब बात आती है सिंक वाली कंडीशन में। तो सिंक वाली कंडीशन में क्या होता है, देखो इसमें भी डिफ्यूजन बहुत सेम ही तरीके से होना है, बट यहाँ पर क्या होता है तो समझो कि यहाँ पर क्या होता है कि मान लो ये आपकी क्या है कि वो जगह है, प्लेस है, यहाँ पर आपकी क्या है कि मेम्ब्रेन है, यहाँ पर वो क्या है आपका एरिया है हाई कंसंट्रेशन का वाला, कौन सा एरिया है हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है, और यहाँ पर आपकी क्या है कि मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन वाली थोड़ा सा यहाँ पर जगह होती है, मान लो यहाँ से क्या है कुछ यहाँ पर प्लेस है इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो वो सेम तो वही होना है कि यहाँ पर क्या थी 100 ग्राम थी, ठीक है, और यहाँ पर क्या एक जीरो था लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से डिफ्यूजन होकर ड्रग यहाँ आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाली जो जगह रहती है यहाँ से क्या रहता है कोई लिक्विड आ रहा होता है, यहाँ से क्या रहता है कोई इस तरह से कोई लिक्विड का आना जाना लगा रहता है। तो जब भी आपकी ड्रग जो है इस जगह हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आती है, तो जब यहाँ से आपका लिक्विड आप यहाँ से पास आउट होगा तो उस लिक्विड के साथ ये क्या होती है चली जाती है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ी नहीं पाती है, यहाँ पर हमेशा 0 ग्राम बनी रहती है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर दोनों जगह पे इक्वल ही नहीं हो पाता है। यहाँ पर जैसे अभी अपने इस केस में देख रहे थे कि दोनों जगह पर 50-50 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोनों जगह पे, ठीक है, इक्वल जो है नहीं हो पा रहा होता है, इक्वल ही नहीं हो पा रहा होता है। और जब इक्वल नहीं होगा तो आपका क्या होता रहता है कि आपको जो है डिफ्यूजन रहता है वो होता रहता है। कब तक होता रहता है, जब तक कि यहाँ पर जो है 0 ग्राम आपकी जो है ड्रग है सॉल्यूट ना बचा रहे। तो ये वाली जो कंडीशन है वो है सिंक वाली कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है वो है नॉन सिंक वाली कंडीशन। होप आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है दोस्तों कि आपका जो डिफ्यूजन रहता है, आपका जो डिफ्यूजन है ये होता है 2 तरह का। क्या होता है, डिफ्यूजन आपका 2 तरह का होता है। एक होता है स्टेडी डिफ्यूजन, ठीक, एक होता है नॉन स्टेडी डिफ्यूजन। 2 तरह का डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो अपन थोड़ा सा देखेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो स्टेडी डिफ्यूजन है इसमें क्या रहता है,
ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, सेम। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहता है, सेम रहता है। और नॉन स्टेडी डिफ्यूजन में रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, या बोले तो वेरी करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी, या बोले तो चेंज होता रहता है। यही इसमें होने वाला है। सिर्फ इतने से याद रखो कि स्टेडी स्टेट जो डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और नॉन स्टेडी डिफ्यूजन में क्या होता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पर स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है, नो, और यहाँ पर क्या होता है, नॉन स्टेडी स्टेट होता है। दो तरह के डिफ्यूजन होते हैं। अब आपके मन में बात आती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होता क्या है। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों को समझना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। अधिकांश लोगों को तो पता होगा, सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो बताता हूँ। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, देखो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपके मन में हो जाए। और आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपको नोट्स में कहीं राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दी गई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। बाकी तो वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट का मैं बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, आप मेरे छोटे भाई हो, दोस्त की तरह हो, है ना। तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, मैं आपकी पूरी की पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है आप समझो। देखो इतना तो पता है, रेट मतलब दर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही थी, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में आपको तो पता है कि आपका क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम में होता है। तो जब भी आपका क्या होता है कि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपके पास एक कोई टाइम होता है, और आप देखोगे कि मान लो जैसे आपके पास क्या है, 1 आवर्स है, ठीक है, 1 घंटा है। तो आप क्या देखोगे कि 1 घंटे में कि आपका कितने ग्राम, कितने ग्राम, ठीक है, कितने अमाउंट, कितनी मात्रा में आपका जो सॉल्यूटेड ड्रग का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा होता है ना। तो आप ये देखोगे, आप चाहे यहाँ पर हावर्स में ले लो, एक घंटे में ले लो, ठीक है, एक मिनट का ले लो, ठीक है, आप 1 दिन का ले लो, ठीक है, आप कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम ले लो और देखो कि उस स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, आपकी कितनी अमाउंट ड्रग क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो वो कहलाता है रेट कहलाता है। रेट का मतलब क्या होता है, सिंपल से समझो कि आपका जो रेट है, ठीक है, वो क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट क्या होता है, टाइम, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, और जो टाइम लगा है डिफ्यूजन होने में, ठीक है, उसके रेशियो की क्या होता है, इक्वल होता है क्या, रेट। तो आपको पता ही है, रेट का फॉर्मूला आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, छोटे से यही देखा है सब ने, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपनी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, ठीक है, और स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, तो सबसे पहले अपन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन में देखेंगे। तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या करता है, कॉन्स्टेंट था, सेम था। तो इतना याद रखो, जो आपका स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन होता है वो देखने मिलता है आपको, ये जो सिंक वाली कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। तो स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन में क्या रहता है, आपका जो है रेट रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब ये वाला फैक्टर आप थोड़ा सा समझो, देखो इतना याद रखो कि आपकी नॉन सिंक वाली में जो होता है वो होता है नॉन स्टेडी होता है, और आपकी सिंक वाली में क्या होता है, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन होता है। अब वो कैसे होता है, तो इसमें रहने वाला आपको जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, वो रहेगा क्या है, सेम, एक सा रहेगा, ठीक है। और जो आपकी स्टेडी स्टेट है, ठीक है, मतलब नॉन सिंक है, इसमें क्या रहेगा, आपका बदलता रहेगा टाइम टू टाइम, है ना। ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो, क्योंकि यहाँ से आपका जो लिक्विड आ रहा है, तो यहाँ से जो जितनी भी आपकी ड्रग है वो इसके साथ चली जा रही है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पा रही है। और जब भी क्या होता है कि जब भी जैसे ये वाला केस था अपने इसमें देख रहे थे, यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, तो जब भी आपकी जो लोअर कंसंट्रेशन पे इनके बीच जो कंसंट्रेशन गैप जो जितना कम रहता है, इनके बीच जो दोनों जगह पे जो यहाँ पर ड्रग की कंसंट्रेशन होती है, उनके बीच जितना कम कंसंट्रेशन गैप रहता है उतनी उसका रेट क्या होती है, कम होता रहता है। और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन गैप होगा तो उतनी क्या होती रहती है, उनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है उतनी जल्दी होता है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन गैप तो देखो हाई बना रहता है, ऐसा इसलिए बना रहता है क्योंकि यहाँ पर 0 से आगे तो बढ़ ही नहीं पाता है ना। और यहाँ पर हमेशा 0 बना रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 से आगे कुछ बढ़ेगा, 0 से 10 ग्राम आएगा, 20 ग्राम आएगा, 30 ग्राम आएगा, तो ही उसके रेट पे कुछ चेंज मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर रेट क्या होता है, चेंज ही नहीं हो पाता है ना। इसलिए इनके बीच हमेशा क्या रहता है, एक स्पेसिफिक गैप बना रहता है। इसलिए यहाँ पर जो क्या रहता है, किसी डिफ्यूजन का जो रेट रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब जैसे कि अगर आप डिफ्यूजन ने आप मान लो इसमें क्या किया आपने, जब भी आपने स्टार्ट किया तो उसमें क्या होगा कि जो 1 मिनट में 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम जो है ड्रग का डिफ्यूजन हो रहा होगा,
तो आप 1 घंटे बाद देखोगे तो 1 घंटे बाद भी आप क्या देखोगे कि एक मिनट में ठीक 1 ग्राम ड्रग ही डिफ्यूज होगी। ऐसा नहीं कि इसमें अदल बदल होता रहेगा कि अभी जो है 1 मिनट में 1 ग्राम का डिफ्यूजन हो रहा है, कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप देखोगे कि एक मिनट में 0.5 ग्राम का डिफ्यूजन हो रहा है। इस तरह से इसमें देखने को नहीं मिलता है। एक किस में देखने को नहीं मिलता है, सिंक वाली कंडीशन में देखने को नहीं मिलता है। और जिसमें भी आपका जो रेट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ठीक है, वो कहलाती है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। और जिसमें रेट क्या रहता है, चेंज होता रहता है, वो कहलाती है नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। आपको ये दो चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे कि जब आप इसको नोट्स में देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा है कि आपके डिफ्यूजन के दो प्रिंसिपल यहाँ पर डिफ्यूजन के 2 लॉ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फिक्स। तो फिक्स ने 2 लॉ दिए हुए थे, एक था फिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, एक था फिक्स सेकंड लॉ। तो यहाँ पर अपन दो लॉ देखेंगे तो दोनों लॉ में से अपन को क्या करनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, उसको याद करना है बस, और कुछ नहीं है। बाकी तो पूरा मैंने समझा ही दिया है। तो इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर देखो नोट्स में वही सेम दिया गया है। अब यहाँ पर देखो जैसे आप नोट्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, फिक्स जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझो। तो फिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है, देखो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहता है, ठीक है, उसको अपन जो है इससे अपन डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका नाम मुझे भूल गया है, अब इसको देख लेना क्या कहलाता है। इससे अपन क्या कहते हैं, इसको डोनेट करते हैं। और हमेशा ही क्या रहता है कि आपको जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, आपको जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वही आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाला जा रहा था ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर अपन जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अपन जो है डी अपन डी एक्स से क्या कहते हैं, डोनेट करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डी सी अपॉन डी एक्स के, है ना। तो सिंपल सा क्या कहता है, ये फिक्स फर्स्ट लॉ कहता है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर जब भी अपन यहाँ इसको हटाएंगे, ठीक है, तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर माइनस डी सी अपॉन डी एक्स कहते हैं, लिख देते हैं। और डी आपका क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, इसको रियार्ड कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर जो अपने माइनस का नेगेटिव साइन लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि अपन अभी देख रहे थे कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ड्रग जा रही थी। मतलब इसमें क्या रहती है, अपोजिट क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था ड्रग का। मतलब क्योंकि हमेशा आप देखते हो कि लोअर से हाई की तरफ जाती है, लेकिन इसमें जो है हाई से क्या होती है, लोअर की तरफ आ रही थी। इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस साइन यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ पर ए वाला जो आप यहाँ पर देख रहे होगे, ए वाला तो मैंने समझा दिया है और ये समझा दिया है। ए वाला मैंने अभी बताया था, क्या बताया था ना कि यहाँ पर जो रेट रहता है, अभी आपको समझाया था, कहाँ गया, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ बताया था कि आपका जो रेट रहता है अमाउंट और टाइम के वो रहता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है उसको अपन ने जो क्या किया, डीएम से अपने डोनेट किया हुआ है, और टाइम है इसको डी से अपने डोनेट किया हुआ है। तो बाकी फिक्स जो है फिक्स फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कहीं पर भी इसमें तो आप जो है मेरे से चैट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर फिक्स सेकंड लॉ क्या कहता है, तो फिक्स सेकंड लॉ में आप क्या होगा, एक फॉर्मूला देखने को मिला है जो है डी सी अपॉन डी टी। एक डी सी अपॉन डी टी क्या है, अगर आप देखोगे तो इक्वल टू डी, ये तो आपका कांस्टेंट ही है, और डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था वही है ना। और ये आपका जो सिस्टम रहता है वो रियल सिस्टम में क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है, मतलब यूजफुल रहता है। और इसमें क्या रहती है, आपको जो लेवल रहता है कंसंट्रेशन का, ड्रग की कंसंट्रेशन का, वो टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब इस ग्राफ में भी आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आपको क्या है, टी जीरो है, मतलब यहाँ पर क्या है, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जीरो टाइम है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी कितनी है, जीरो है, टाइम भी क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आपको जो है क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपकी कंसंट्रेशन में भी आपका चेंज देखने को मिलता जाएगा। आप जैसे कंसंट्रेशन लेवल भी आप देख रहे होगे कि T3 जो टाइम है इस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, T2 पे उससे कम है, और फिर T1 पे उससे कम है, और T0 पे एकदम से जीरो ही है ना। तो क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। तो सिंपल सा है। और टाइप ऑफ डिफ्यूजन में देखो दोनों मैंने आपको समझा दिया कि स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन और नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन। तो वही स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन और नॉन स्टेडी डिफ्यूजन में जो आपको समझा है वो वही चीज़ लिखी हुई है। बट यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी हुई है कि आपका जो फिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो जो है स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन में काम करता है, और जो फिक्स का सेकंड लॉ है वो नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन में काम करता है। और जो नोट्स में अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, बाकी जो मैंने आपको समझाया सेम वही है। बाकी यहाँ पर अगर एप्लीकेशन देखते हैं अपन डिफ्यूजन की फार्मेसी में, क्या मतलब फार्मेसी में डिफ्यूजन का कौन कौन सा यूज है, तो सबसे पहले तो वही यूज है कि जब भी अपन कोई, देखो मैंने बताया था फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो फार्माकोलॉजी में आप क्या यूज रहता है कि आपके कोई जो ड्रग रहती है, ड्रग का जब आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, स्टोमच में आपके, और जो एलिमिनेशन होता है,
ठीक है, आपकी लिविंग सिस्टम के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, लिविंग सिस्टम मतलब आपकी बॉडी के अंदर जब भी किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन होता है तो वो आपके डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प रहती है। इसी के साथ साथ जो पॉलीमर रहते हैं, पॉलीमर क्या रहती है, एक सब्सटेंस है जो पॉलीमर के मॉलिकुलर वेट की एस्टिमेशन में, आप किसी भी पॉलीमर कंपाउंड का जब आप मॉलिकुलर वेट पता करते हो तो उस टाइम पे भी आपका डिफ्यूजन क्या करता है, हेल्प करता है। इसी के साथ साथ क्या रहता है कि जो आपकी जो डोसेज फॉर्म रहता है, डोसेज फॉर्म मतलब जैसे कि आपकी जो टैबलेट होगी, कैप्सूल हो गए, ठीक है, इन सभी से जो आपकी ड्रग रहती है, एपीआई रहता है, ठीक है, ड्रग के रिलीज में भी क्या रहता है, आपका डिफ्यूजन डिपेंड करता है, मतलब ड्रग का रिलीज भी आपके डिफ्यूजन पर डिपेंड करता है। तो जो 3 जो है एप्लीकेशन है आपकी डिफ्यूजन की, वो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि आपको जो सॉल्बिलिटी है, ठीक है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और जो भी सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड जो भी आपका सिलेबस में दिया गया आगे टॉपिक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा।